हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीके सुपर 30 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं रानी करार। आज हम बलाघात, संगम और अनुदान के बारे में समझेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं। इनसे रिलेटेड एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, MPPSC, UPSC, UPSI, TT वगैरह, व्यापम से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सभी में हिंदी से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर हम संगम, बलाघात और अनुदान के बारे में आज समझेंगे। तो पहला है हमारा संगम। संगम से रिलेटेड एग्ज़ाम में कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग। तो देखिए, संगम का अर्थ क्या होता है। संगम का अर्थ होता है मिलन एक प्रकार का। जैसे कि हम बोलते हैं कि दो नदियों का मिलन कहाँ पर होता है, इलाहाबाद, जिसका नया नाम क्या है, प्रयागराज। आप सभी जानते होंगे कि इलाहाबाद में दो नदियों का संगम है। कौन कौन सी, गंगा और यमुना, दो नदियों का संगम है। संगम यानी एक प्रकार का जिसे मिलन हम कहते हैं, यानी मिलना नदियों का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संगम का अर्थ क्या बताया गया है, हिंदी के अंतर्गत संगम का अर्थ क्या होता है। तो परिभाषा से समझते हैं, दो शब्दों के मध्य या उनके उच्चारण के मध्य, जब हम उनका उच्चारण करते हैं दो शब्दों का, तो उनके उच्चारण के मध्य में एक हल्का सा क्या होता है, विराम होता है, हल्का सा ठहराव, यानी रुकना। एक प्रकार से हम कहें कि ठहराव होना। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करेंगे तो उसके उच्चारण करते समय एक हल्का सा क्या महसूस होगा, हमें विराम महसूस होगा, यानी ठहराव, थोड़ी देर के लिए, जैसे कि रुकना कहें, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को संगम कहते हैं। यहाँ पे मिलन से अर्थ नहीं है संगम का, यहाँ पे है शब्दों के मध्य या वाक्यों के मध्य एक प्रकार का ठहराव होना, यानी रुकना। तो कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि पहला शब्द मैंने लिया, पहला शब्द है जलसा, जलसा। तो इस शब्द को यदि हम एक साथ बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक साथ लिखा हुआ है, जलसा ऐसे बोला जाता है इसे, जलसा। तो इसका अर्थ यहाँ पे होता है उत्सव, उत्सव जिसे बोलते हैं। तो ये जलसा को हमने एक साथ बोला है क्योंकि ये एक साथ लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ अलग होगा, इसका अर्थ होता है उत्सव। परंतु यदि इसी शब्द को हमने इस प्रकार लिखा, जल सा, दोनों को अलग अलग मतलब एक ठहराव हो रहा है, इन दोनों शब्दों के मध्य क्या हो रहा है, एक ठहराव की स्थिति बन रही है, यानी विराम होना या रुकना थोड़ी देर के लिए। जैसे जल सा, इसे इस प्रकार बोला जाएगा, ऐसे नहीं कि जलसा। यदि हम एक साथ बोलेंगे जलसा तो इसका अर्थ हो जाता है उत्सव, ये होगा इसका अर्थ। और यदि यहाँ पे एक ठहराव की स्थिति बन रही है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या हो रहा है, विराम हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है, जल का अर्थ होता है पानी, और सा यानी पानी के जैसा या पानी की तरह, ठीक है, पानी के जैसा या पानी की तरह। तो इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं जिनमें कि ठहराव की स्थिति पैदा होती है, उत्पन्न होती है, तो वही क्या होते हैं, संगम वाली स्थिति हो जाती है। जैसे कि और शब्द आप समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने शब्द लिखा सोना, तो हमें इस प्रकार से इसे पढ़ेंगे सोना एक साथ। तो इस सोने का अर्थ क्या होता है, स्वर्ण, जो एक धातु होती है, स्वर्ण, ठीक है। और यदि हमने इसे लिखा सोना, दोनों को अलग अलग लिखा, दोनों को अलग अलग लिखा है, यानी यहाँ ठहराव की स्थिति पैदा हो रही है, सोना। ऐसे नहीं बोल रहे कि सोना, ऐसे बोल रहे हैं इसको सोना। तो इसका अर्थ है कि सोना नहीं है, सोना नहीं, यानी नहीं सोना। इसका क्या अर्थ है, नहीं सोना। तो जो ठहराव वाली स्थिति होती है वही होता है संगम। और शब्द देख लीजिए, जैसे कि शब्द है तुम्हारे, तो इसे हमने एक साथ बोल दिया है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का ठहराव नहीं है, ठहराव वाली स्थिति नहीं है। परंतु यदि हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तुम हारे, तुम हारे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ ही बदल जाएगा। तुम हारे यानी तुम हार गए, तुम हार गए। इस प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे कि अगला शब्द मैंने लिखा सिरका, सिरका क्या होता है, एक पदार्थ होता है, ठीक है, पेय पदार्थ। सिरका क्या होता है, एक पेय पदार्थ होता है। यदि हमने इनको अलग अलग लिख दिया, सिर
का, यानी यहाँ पे एक ठहराव वाली स्थिति है, यहाँ पे विराम हो रहा है। इसका अर्थ होता है यानी सिर का, किसी भी चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, सिर की तरफ, यानी सिर के बारे में कोई बात चल रही है, तो इस प्रकार का यहाँ पे भी ठहराव होता है। वो क्या होता है, संगम होता है, या संगम वाली स्थिति पैदा होती है जहाँ हम रुक रहे हो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आया समझ में आप सभी को अच्छी तरह से? ठीक है, जैसे कि मैं आपको वाक्य के माध्यम से भी समझा सकती हूँ कि वाक्य के माध्यम से हम किस प्रकार से समझेंगे। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आप यहाँ पर पहला वाक्य मैं आपके लिए लिख रही हूँ, वह बैलगाड़ी खींचता है। पहला वाक्य मैंने लिखा आपको, वह बैलगाड़ी खींचता है, और दूसरा लिखा वह बैलगाड़ी खींचता है। तो इनमें वाक्यों का भी प्रयोग हो सकता है। जो संगम मैंने आपको बताया शब्दों के द्वारा भी होता है, जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, और वाक्य यदि हम बोलते हैं, वाक्यों का उच्चारण करते हैं, तब भी वहाँ ठहराव की स्थिति बनती है। जैसे कि पहले वाक्य को हम उच्चारित करेंगे तो देखिए, वह बैलगाड़ी खींचता है, तो कहाँ पे विराम हो रहा है, यहाँ पर वह बैलगाड़ी खींचता है। वह यानी कोई भी आदमी हो सकता है। तो जहाँ पर भी हम रुक रहे हैं, यानी यहाँ हमारी विराम की स्थिति बन रही है, वह बैलगाड़ी खींचता है। ठीक है, और अगला वाक्य हम उच्चारित करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, वह बैलगाड़ी खींचता है। वह बैलगाड़ी खींचता है, यानी बैल, ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आए हैं। यहाँ पर बैलगाड़ी शब्द एक साथ हुआ था, यहाँ पे बैलगाड़ी खींचता है। यहाँ पे कोई आदमी खींच रहा था, तो स्थिति कहाँ पर बनी थी विराम की, वह पर। परंतु इस वाक्य उच्चारित करके देखिए, वह बैल, कौन गाड़ी खींच रहा है यहाँ पर, वह बैलगाड़ी खींचता है, तो यहाँ पे विराम हो रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि शब्दों में किस प्रकार विराम होता है और वाक्यों में किस प्रकार से विराम पाया जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को संगम कहते हैं। आया आप लोगों को समझ में? तो अगला हम पढ़ेंगे अनुतान के बारे में। अनुतान क्या होता है, बलाघात के बारे में। दूसरा क्या है अपना, बलाघात। बलाघात यानी एसेंट। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी अक्षर या शब्द का उच्चारण करते समय कोई अक्षर हो, यानी वर्ण, जिसे मैंने आपको बताया था वर्णमाला में जो एक वर्ण होता है, वही क्या होता है, अक्षर होता है। ठीक है, वर्ण या अक्षर, या फिर शब्द का उच्चारण करते समय उस अक्षर, वर्ण या शब्द पर अधिक बल जब दिया जाता है। बल यानी एक प्रकार से जोर, बल दें हम किसी चीज़ को बोलने में, अधिक वायु का प्रयोग करें, या बहुत ज़्यादा किसी शब्द या वर्ण पर बल दिया जा रहा हो, तो उसी को क्या कहेंगे, बलाघात कहते हैं। यानी बल देना या बल का आघात करना, उसी को क्या कहा जाएगा, बलाघात कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि कौन से शब्द होते हैं बलाघात, या कौन से वाक्य होते हैं बलाघात। क्या हो सकते हैं, दो तरह के होते हैं, यानी दो वेद होते हैं बलाघात के। पहला होता है शब्द बलाघात, पहला कौन सा होता है, शब्द बलाघात होता है, और दूसरा होता है वाक्य बलाघात। दूसरा कौन सा होता है, वाक्य बलाघात। तो जो शब्द बलाघात होता है, शब्द में क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। तो बलाघात किस पे होगा, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो शब्द में, शब्द किससे मिलकर बना होता है, वर्णों से मिलकर बना होता है। तो शब्द के अंदर क्या होगा, वर्णों पर अधिक बल दिया जाएगा, यानी विशेष प्रकार से बल देना, किस पर, वर्णों पर। ठीक है, आया समझ। और वाक्य की परिभाषा क्या होगी, वाक्य बलाघात क्या होता है कि वाक्य के अंदर क्या होते हैं, शब्द होते हैं। वाक्य किससे मिलकर बना होता है, शब्दों से मिलकर बना होता है। कई प्रकार के शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। मैंने आपको परिभाषा पहले बताई थी वाक्य की। तो वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं, तो शब्दों पर विशेष प्रकार का जो बल दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, वाक्य बलाघात
कहा जाता है। आया आपको इतना समझ में कि शब्द बलाघात क्या होता है और वाक्य बलाघात क्या होता है। ठीक है, जहाँ पर शब्द हो और शब्दों का उच्चारण किया जाए तो शब्दों में किसी भी वर्ण पर अधिक बल दिया जाए। जैसे कि मैंने शब्द लिखा यहाँ पर, आप समझिए इस प्रकार से, मैंने कोई शब्द लिखा भोजन, तो ये जो शब्द लिखा है मैंने, इसमें कौन से वर्ण पर अधिक बल दिया जा रहा है? भा जो वर्ण है, ये 3 वर्ण हैं भोजन शब्द के अंतर्गत। पहला भा है, दूसरा जा और तीसरा ना वर्ण है। तो इन तीनों वर्णों को जब हम उच्चारित करेंगे, यानी इस शब्द का उच्चारण करेंगे, जैसे कि भोजन, तो अधिक बल किस पे दिया जा रहा है? इस भा वाले वर्ण पे अधिक बल दिया जा रहा है, यानी जोर से हम इसको बोल रहे हैं। भोजन, जा और ना बहुत कम बोले जा रहे हैं, लेकिन भा पे अधिक बल दिया जा रहा है। तो यही क्या है? बलाघात होता है। कौन सा? शब्द बलाघात। जब शब्दों के अंतर्गत वर्ण पर अधिक बल दिया जाए तो वो हो जाएगा शब्द बलाघात। जैसे कि और उदाहरण आप समझिए, जैसे मैंने शब्द लिखा पढ़ाई, तो यहाँ पर इढ़ा जो वर्ण है इस पे अधिक जोर दिया जा रहा है, पढ़ाई। तो पढ़ाई में इढ़ा पर। इसी प्रकार से किराया जो शब्द है, किराया, तो किराया जिस पे ज़्यादा बल दिया जा रहा हो वही होता है शब्द बलाघात। इस प्रकार के हमारे शब्द होते हैं जिनके अंतर्गत वर्ण पे अधिक बल दिया जाता है। दूसरा समझिए वाक्य बलाघात क्या होता है। अब हम वाक्य के थ्रू इसको समझेंगे कि वाक्य में किस प्रकार से शब्दों पर बल दिया जाता है। ठीक है, समझिए आप। पहला वाक्य जैसे मैंने लिखा, उसने राम को घोड़ा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से मैं इस वाक्य को 3 बार लिख लूंगी। उसने राम को घोड़ा दिया। ठीक है, तीसरा, उसने राम को घोड़ा दिया। मैंने इसको 3 बार लिख लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से मैंने 3 बार एक ही वाक्य को लिखा है। तो आप समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। पहला वाक्य हम उच्चारित करेंगे, उसने राम को घोड़ा दिया, तो यहाँ पर अधिक बल दिया जा रहा है, उसने राम को घोड़ा दिया। आसानी से हमने ये वाक्य उच्चारित कर लिया, लेकिन बल यहाँ पे दिया जा रहा है उसने, यानी किसने? उसने राम को घोड़ा दिया। ठीक है, तो जहाँ अधिक बल है यही बलाघात वाला शब्द है जो वाक्य हम उच्चारित कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा वाक्य करिए, उसने राम को घोड़ा दिया। किसको दिया? राम को। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक बल दिया जा रहा है। देखिए वाक्य एक जैसे हैं, लेकिन आप उनको किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से उच्चारित कर रहे हैं या उन्हें बोल रहे हैं, और जहां भी जिस शब्द पर भी अधिक बल है, जैसे पहले वाले वाक्य में उसने शब्द पर अधिक बल है कि किसने राम को घोड़ा दिया? उसने राम को घोड़ा दिया, तो यहाँ पर अधिक बल है। इसी प्रकार दूसरा शब्द जब मैंने आपको उच्चारित करके बताया, उसने राम को घोड़ा दिया। किसको घोड़ा दिया? ठीक है, किसने दिया उस पे अधिक बल है यहाँ पर, और यहाँ पर किसको दिया, यानी राम को दिया। ठीक है, किसको दिया? राम को दिया। और यहाँ पर उसने राम को क्या दिया? घोड़ा दिया। क्या दिया? उसने राम को घोड़ा दिया। इस प्रकार से उच्चारित करेंगे तो यहाँ पे घोड़ा वाले शब्द पे अधिक बल दिया जा रहा है। किसने दिया? उसने। किसको दिया? राम को दिया। और क्या दिया? तो घोड़ा दिया। इस प्रकार से वाक्यों में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिस शब्द पे अधिक बल दिया जा रहा हो वही होता है हमारा बलाघात। कौन सा? वाक्य बलाघात। तो आपको समझ में आ गया होंगे बलाघात 2 तरह के होते हैं, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। आया समझ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है हमारा अनुतान, यानी इंटोनेशन। ये क्या होता है अनुतान? किसी शब्द अथवा वाक्य के उच्चारण के समय, इसमें क्या आएगा?
शब्द के उच्चारण या फिर वाक्य के उच्चारण के समय उनमें किसी भी प्रकार का जो उतार चढ़ाव आता है, यानी जो किसी भी प्रकार का वाक्यों में या शब्दों को जब हम उच्चारित कर रहे हैं तो उनमें किसी भी प्रकार का या तो परिवर्तन हो, बदलाव हो या फिर उतार चढ़ाव आए तो उसे क्या बोलते हैं, अनुतान कहते हैं। अनुतान का अर्थ ही होता है उतार चढ़ाव होना। क्या होना, उतार चढ़ाव वाली स्थिति को पैदा होना, उसी को कहते हैं अनुतान। तो यहाँ पे उतार चढ़ाव किस में होता है, या तो शब्दों में होता है या फिर वाक्यों में होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम किस प्रकार से इसमें किया जाता है। जो चिन्ह होते हैं हमारे विराम चिन्ह, उनका प्रयोग किया जाता है अनुतान के अंदर। जैसे हम वाक्य पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में तो मैं आपको बताऊंगी कि विराम चिन्ह किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, पूर्ण विराम होते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं, कई प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम वाक्यों के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इस प्रकार तो इसमें अनुतान में आपको समझ में आएगा किस प्रकार के शब्दों में और वाक्यों में उतार चढ़ाव होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अनुतान के अंतर्गत हम उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखेंगे। जैसे कि शब्द है हमारा, मैंने लिखा अच्छा, इस प्रकार से मैंने लिखा। आप ध्यान रखिए कि मैं किस प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग कर रही हूं। अच्छा, दूसरा लिखा हमने अच्छा, तीसरा लिखा अच्छा। तो ये जो चिन्ह होते हैं, जो शब्द मैंने लिखा है अच्छा, तो यहाँ पे क्या स्थिति पैदा हो रही है इस चिन्ह के थ्रू। ये जो चिन्ह मैंने लगाया है पूर्ण विराम का, यानी किसी भी चीज को हम स्वीकृति प्रदान करते हैं या कोई वाक्य हमने बोल दिया है जिसे सहमति दे दी हो, किसी भी वाक्य को बोल के या शब्द को बोल के जो सहमति हम प्रदान कर देते हैं, सहमति वाली स्थिति में ये लगता है पूर्ण विराम जिसे कहते हैं। अच्छा, कोई भी काम कर दिया, अच्छा है, ठीक है, इस प्रकार से बोल देते हैं। ठीक है, और यदि इसी शब्द को हम बोल दें अच्छा या अच्छा, क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे प्रश्न पूछते हैं हम, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक के रूप में जब बोला जाता है, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, क्या आपने चाय पी ली, तो यहाँ पे क्या का लोप होता है। जब हम प्रश्नवाचक चिन्ह क्या करके पूछते हैं तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है कि क्या का लोप हो रहा है। तो अच्छा और प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, यानी यहाँ पर हम किसी भी प्रश्न को पूछ रहे हैं। ठीक है, तीसरा है अच्छा और विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है, यानी आश्चर्य वाली स्थिति है। आश्चर्य, तो कैसे बोलते हैं, अच्छा ऐसा हो गया या कोई काम हो गया, अच्छा आश्चर्य से। तो ये क्या स्थिति होती है, विस्मय वाली स्थिति होती है। तो जो मैंने आपको बताया है कि जो अनुतान होता है उसमें शब्द और वाक्यों के उच्चारण के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों के द्वारा ही समझा जाता है कि उतार चढ़ाव वाली स्थिति आ रही है, कोई भी बदलाव हो रहा है। समझ आया आपको? ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एक वाक्य और बताती हूँ, जैसे वाक्यों के द्वारा समझें, मैंने शब्द के थ्रू आपको बताया था। जैसे मैंने लिखा पंडित नारायण प्रसाद आ गए, ये लिखा मैंने, पंडित नारायण प्रसाद आ गए, ये चिन्ह लगाया पूर्ण विराम, यानी मैंने अपना वाक्य पूर्ण कर दिया है, मैंने अपनी बात बता दी है, कंप्लीट कर दी है, पंडित नारायण प्रसाद आ गए। अगला लिखा मैंने इसी वाक्य को, पंडित नारायण प्रसाद आ गए। तो इस प्रकार जब मैंने वाक्य बोला और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, पंडित नारायण प्रसाद आ गए, तो इस प्रकार से वाक्य बोला है, यानी मैं उनसे प्रश्न पूछ रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या पंडित नारायण प्रसाद आ गए। यानी यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है कि यहाँ पर क्या का लोप हो रहा है, यानी कमी हो रही है, कहीं पर भी क्या की कमी हमें महसूस होती है, तो वही होता है प्रश्नवाचक वाक्य। वैसे तो आप समझ ही जाएंगे प्रश्नवाचक क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से प्रश्न
एक ही प्रकार का वाक्य है। यहाँ पे देखिए दोनों वाक्यों में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इनको चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं, यानी जो वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे ये पूर्ण विराम का चिन्ह है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसके द्वारा इन वाक्यों की स्थिति जो हो जाती है वो परिवर्तित हो जाती है, यानी बदल जाती है पूरी तरीके से। तो आपको समझ आया कि अनुतान क्या होता है, जो कि चिन्हों के द्वारा बदल दिया जाता है, इनमें परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे क्या होते हैं, अनुतान की स्थिति पैदा हो जाती है। इतना आपको समझ आया होगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो हमारे वीडियोस को लाइक से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल के नए नए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।